नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अनीश सर। अनीश सर के बारे में आपको परिचय कराऊंगा, लेकिन आज हम लोग जो जुटे हैं इसका मकसद है ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लास और ज्योग्राफी ऑप्शनल के डेली आंसर राइटिंग को लेकर। तो कल से ज्योग्राफी ऑप्शनल के डेली आंसर राइटिंग शुरू हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है कि प्रतिदिन जो है आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से आपकी ज्योग्राफी की तैयारी करवाई जाएगी और इसमें टेस्ट भी शामिल होगा। जब आपकी आंसर राइटिंग के माध्यम से जब पूरे इम्पोर्टेंट सेक्शन को समाप्त किया जाएगा, विशेष इस संबंध में अनीश सर बोलेंगे, लेकिन अनीश सर का एक परिचय संक्षिप्त मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अनीश सर 2 बार लगातार इंटरव्यू दिए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से। ज्योग्राफी ऑप्शनल ये हिंदी माध्यम में लिखते हैं और इनकी खासियत है कि वो हिंदी माध्यम में लिखते हुए दोनों बार, यानी एक बार 198 नंबर लाए हैं और एक बार कितना 200 प्लस नंबर लाए हैं। तो आप लोग भी इनका जो हिंदी माध्यम में 200 का आंकड़ा के नज़दीक पहुंचने का जो रहा है ट्रैक, वो आप लोग भी इनसे सीख सकते हैं। आप लोग भी इनकी लेखनी को मतलब लेखनी से सीखकर आप लोग भी ला सकते हैं। विशेष है कि अनीश सर बोलते बहुत धीमा है, जिसके कारण इनको इंटरव्यू में नुकसान पहुंचता है, जिनके कारण इनका फाइनल नहीं हो पाता है। अब एक बार लगता है 45 नंबर दिया होगा, 40 नंबर दिया। और दूसरा बार सर? दूसरा फर्स्ट बार दिया था 65, सेकंड बार 40 दिया। अच्छा, तो देखिए इंटरव्यू में इनको कम मार्क्स मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अनीश सर एक मतलब जिद्दी टाइप के भी हैं। ये स्टैटिक्स बनाते ही नहीं हैं, और नहीं बनाते हैं तो अच्छा मार्क्स लाकर भी इनकी फाइनल नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं कि इसको समय का दुष्चक्र कहिए। तो हम रिक्वेस्ट भी किए हैं कि आप स्टैटिक्स बनाइए, क्योंकि इंटरव्यू पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो इनसे अनुरोध किए हैं कि कम से कम ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप जो मार्क्स लाते हैं, तो वो हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं उनका मार्गदर्शन प्रदान कीजिए आप, कि वो भी 200 का आंकड़ा पार करें। और इनको भी सलाह दी है कि आप भी जो है स्टैटिक्स को इस बार बनाइए और आप भी सफल होइए। तो विशेष अनीश सर अब आप लोगों के बीच अपना अनुभव को शेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी की जाए, इसमें विशेष महत्वपूर्ण खंड कौन कौन से हैं जिस पे फोकस किया जाए। अरे कुछ अपना नोट्स भी दिखाएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं और इसी को वो एग्ज़ाम में क्या है लिख कर आते हैं। तो अनीश सर बहुत बहुत बधाई हो आपका। आप हमारे छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। देखिए, ज्योग्राफी जो है ये उतना कठिन है नहीं जितना कि इसको कठिन बनाया गया है। आप अगर, क्योंकि शुरू से लोग 10th तक तो लगभग सारे लोगों को ये पढ़ना है, और उसके बाद आप अगर नया भी लिए हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि समझना होगा। ये 3 भाग में बटा है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी इसमें आपको पढ़ना होता है। तो इसमें जो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा। अभी सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी आप लोग क्लास मत ज्वाइन कीजिए। अगर कोई बोलता है कि हम 1 महीने या 1.5 महीने में आपको ज्योग्राफी पढ़ा दें, ज्योग्राफी क्या कोई भी सब्जेक्ट को 1 या 1.5 महीने में सीक्वेंस से पूरा कवर नहीं किया जा सकता। और अभी जो आपको लगभग 2.5 या 3 महीना समय मिला है मेंस के लिए, इस टाइम में आप आंसर राइटिंग के माध्यम से ही अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई टेक्निक आपके पास है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है मेंस एग्जाम में आपको कंटेंट को याद करके कॉपी पर लिख देना होता है। क्योंकि वहाँ आप खुद नहीं होते, एग्जामिनर वही देखता है कि आप क्या वहाँ पे कॉपी पर लिख के आते हैं। अधिकतर स्टूडेंट में अभी हम देख रहे हैं कि गलती वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में है। ये मटेरियल, वो मटेरियल, ये बुक, वो बुक, मत कीजिए ऐसा गलती। सबसे पहले कि आप देखिए आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है, सबसे पहले उसको कोशिश करिए याद करने का। ठीक है, याद करने का, या फिर आप रट सकते हैं तो उस चीज़ को रटिए। एग्जाम में एग्जामिनर ये देखता नहीं है कि आप किसी चीज़ को समझ के लिखे या रट के लिखे, उसको कॉपी भरा हुआ मिलना चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए। आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। दूसरा चीज़, एग्जाम में किसी भी परिस्थिति में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको 38 नंबर का है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलता है। लेकिन आप कुछ ही 2 पेज ही आ रहा है, 3 पेज ही आ रहा है, और इतना पढ़ते पढ़ते आंसर राइटिंग करते करते हैबिट हो जाता है कि
कि आपको अगर कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ न कुछ लिख देंगे, और ये लिखने की शैली आपको डेवलप करना होगा, प्रतिदिन लिखना होगा। जो लोग अभी एकदम फ्रेशर हैं उनको अभी एक क्वेश्चन लिखने में लगभग 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा, वो उब के छोड़ देंगे। इस उबाऊपन को रोकना होगा। और प्रीलिम्स में है कि आप सो के इधर उधर करके कैसे भी पढ़ के पीटी निकाल लेते, लेकिन मेंस में क्या है, सबसे पहले तो आपको बैठना होगा। आप बैठेंगे, कभी कभी होगा 2 घंटा बैठ के लिखेंगे, आपको लगा कि अरे एक क्वेश्चन भी नहीं लिखा, आप फाड़ के पेज फेंकेंगे, उधर कहेंगे कि छोड़ो हटाओ, कौन इतना करने जाएगा, छोड़। अधिकतर स्टूडेंट है, बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे जो कि प्रीलिम्स बहुत बार लगातार क्वालिफाई भी करते हैं, और मेंस में पहला दिन हिंदी पेपर लिखते हैं, उसके बाद बाकी का पेपर ही नहीं देते हैं। तो उनसे कभी कभी गुस्सा में बोलते भी हैं कि क्यों तुम लोग प्रीलिम्स में भीड़ लगाते हो, प्रीलिम्स दो ही मत। तो ऐसा काम आप लोग मत करिए, प्रीलिम्स के भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कम से कम कंटेंट को दिमाग में उतारिए। नहीं याद होता, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई चीज़ याद नहीं होगा। आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार लिखिए, याद कैसे नहीं होगा। पकड़ के बैठिए कि आज इस क्वेश्चन को याद करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसको 10 बार 15 बार जितना बार देख देख के लिखिए, और उसके बाद बंद कर दीजिए, बंद करके फिर लिखिए, याद हो जाएगा वो। और ऐसा ही याद होगा कि आप भूलिएगा नहीं। और एग्जाम में जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही पूरा ऊपर से नीचे तक आप उतार के कॉपी पे चले आएंगे। और यही टेक्निक है मेंस का। आप जिस तरह से याद कीजिए, जो बुक में है, नोट्स में है, उसको दिमाग में उतारिए, वहाँ पे जाकर कॉपी पे उतार के आइए। तो चलिए, हमारा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को गेस कर देंगे। जो गेस करेंगे वो एग्जैक्ट एग्जाम में आएगा, लेकिन आएगा तो उस चीज़ को लिखना कैसे, यही सबसे बड़ा मेन चीज़ है। हर किसी को पता होगा, हर कोचिंग हर इंस्टीट्यूट वाले आपको बता देंगे ये क्वेश्चन आएगा, वो आता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जीएस में भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपको जो कि डायरेक्ट आएंगे, पर उनको लिखना कैसे, यही सबसे बड़ा टेक्निक है। और टेक्निक है, आप अगर लिखना शुरू करिएगा तो आपको टेक्निक भी आने लगेगा। सबसे पहले तो कंटेंट को दिमाग में डालिए, क्योंकि कोई चीज़ पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, सीक्वेंस से आएगा। तो उसी तरह थोड़ा सा कंटेंट को पहले दिमाग में डालिए। आपके पास कोई भी बेसिक बुक है ज्योग्राफी का, उसको पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। क्या पढ़िए, इस चीज़ को भी सिलेबस से समझना है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या ट्रेंड है ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछने का, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ ट्रेंड को चेंज भी किया है बीपीएससी, जिस वजह से 66 में थोड़ा सा ज्योग्राफी माध्यम के स्टूडेंट जो इनका ऑप्शनल था, उनका रिजल्ट जो है गिरा है। बहुत से बच्चों का ज्योग्राफी में इस बार नुकसान हुआ है। उसका रीजन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन का हमने फॉर्मेट तैयार किया, अभी तो पूरा नहीं हो पाया है, हम टोटल कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने का। ऊपर ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है आपको ट्रेंड को दिखाने के लिए कि क्वेश्चन का कैसे रिपीटेशन होता है। ज्योग्राफी में जो है अलग अलग सेक्शन में बटे हुए, जैसे भूआकृति विज्ञान हो गया, आपको जलवायु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गया, उसके बाद भौगोलिक चिंतन हो जाता है जिसको कि थॉट बोलते हैं। उसके बाद पार्ट बी आ जाता है, सेकंड सेक्शन, उसमें आ जाता है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है उसमें आपको। इसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है, उसके बाद आपको बिहार का ज्योग्राफी आता है। तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें भारत और बिहार इंक्लूडेड होता है। अब क्या होता है इसमें कि आपको 150 मार्क्स, एक 150 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ये आपको पूछा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी से, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है। और 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन और बिहार ज्योग्राफी को मिलाकर पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन का किस तरह से किया जाता है, तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 66 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भूआकृति विज्ञान से। भूआकृति विज्ञान से जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 60वीं 62वीं से लेकर 66वीं तक का हम एक जगह किए। 60वीं 62वीं से इसलिए किए हैं क्योंकि 60वीं 62वीं में मेंस का सिलेबस चेंज किया गया। पहले आपको 200 नंबर का 2 पार्ट में सिलेबस को बांटा हुआ था, बट आपको 60वीं 62वीं के समय क्या किया कि दोनों पार्ट को इंक्लूड करके 300 नंबर का किया है। तो कुछ सिलेबस इसमें से हटाया है। जैसे बहुत लोग का हम
यूट्यूब पे या फिर क्लास में भी देखें कि वो लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाते हैं, उनको एक बार कम से कम सिलेबस देख लेना चाहिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ पे है या नहीं है। वो काफ़ी कठिन चीज़ है, जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते उनको समझ में भी नहीं आता कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, और उनको बेवजह उनका समय बर्बाद किया जाता है। और यही सब चीज़ है जो कि स्टूडेंट के दिमाग पे बोझ डालता है और वो ज्योग्राफी से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप जो चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी चीज़ को तो इसमें पढ़ना है। हवा को आप महसूस कर रहे हैं, उसी चीज़ को पढ़ना है कि ठंडा हवा जो है गर्म होकर ऊपर जाती है, ठंडा और ठंडा कोई भी चीज़ ठंडा होता है तो नीचे आता है। ये सब चीज़ों को तो पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हमको तो बचपन से मज़ा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में। जो चीज़ बिजली कैसे करकता है, क्यों करकता है, ये सब चीज़ें तो सोचने वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें जब पढ़ने के लिए मिलेगा तो इंटरेस्ट आना चाहिए, उबना क्यों चाहिए। तो ये 66वीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था आपको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, और ये किया क्या है, पहले क्या करता था, आपको 65वीं तक भूआकृति विज्ञान से आपको 50 मार्क का क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 50 नंबर का पूछता था। वो 3 क्वेश्चन एकदम फेवरेट था बीपीएससी का, डेविस पेंक, या तो आपको डेविस का सिद्धांत का पूछता आलोचनात्मक समीक्षा, या फिर पेंक के सिद्धांत का आलोचनात्मक समीक्षा पूछता, या फिर किसी साल करता था कि डेविस और पेंक दोनों को इंक्लूडेड कर देता था और पूछता था कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले डेविस का पूरा सिद्धांत लिख देते हैं, उसके बाद पेंक का सिद्धांत लिखते हैं। कहाँ से तुलना हो गया भाई, किसी भी इंसान का तुलना करना होता है तो उसको क्या करना होता है, आमने सामने रखिएगा, उसके विचार को मिलाइएगा तब ना तुलना होगा। तो जैसे डेविस का क्या था, डेविस जो है 3 तरह का सिद्धांत दिया था। उन्होंने समय को माना था, समय अवस्था और समय को, अवस्था को और संरचना को सिद्धांत माना था। तो ये 3 चीज है, इसी 3 चीज को आधार देके पेंक भी क्या किया था, सिद्धांत को दिया था, और वो 5 भाग में इस चीज को बांट दिया था। तो दोनों के सिद्धांत को आपको समझना होगा कि डेविस एक व्यक्ति अलग है, पेंक एक व्यक्ति अलग है। दोनों क्या क्या बोला, पैरेलल बताना होता है ना, दोनों को पैरेलल तुलना करते हुए, हर एक चीज का तुलना करते हुए जाना पड़ता है। हम दिखाएंगे डेविस पेंक का। पहले हम 66 का देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पूछा था और इसमें प्लेट की संरचना पूछा था। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ था, इससे पहले जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये 50 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 50 मार्क का पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर का पूछा गया था, और ये शायद आपको पूछा गया था, ये 65वीं में शायद पूछा गया था। ठीक है, 50 नंबर का। अब 50 नंबर का पूछने का सेंस है, एक ही क्वेश्चन 50 नंबर का मतलब कि आपको कितने वर्ड में लिखना होगा। सबसे पहले वर्ड भी आप समझिए, जितना नंबर का क्वेश्चन है उस पर सबसे पहले 0 मारिए। ठीक है, मान लीजिए जीएस में आपको 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 0 मारे तो कितना हो गया 380। 400 वर्ड में लिखिए, आप सेफ रहिएगा। ठीक है, 20 वर्ड बढ़ा दीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कम करिएगा नुकसान होगा। 400 वर्ड एग्जामिनर के माइंड में या लगभग लोगों के माइंड में यही है कि 400 वर्ड मतलब मिनिमम 4 पेज। 4 पेज से कम आंसर मत लिखिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, बीपीएससी में क्वालिटी थोड़ा कम भी रहे पर क्वांटिटी मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो 60-70 वर्ष के उम्र में होते हैं, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसका राइटिंग स्किल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लिखता है किसी भी चीज़ को। तो यही चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे 50 है तो इस पे 0 दिए तो कितना हो गया 500 वर्ड, मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम 5 पेज में लिखना है। ठीक है, लिखना है। ज्योग्राफी में बहुत सारा फिगर भी ऐड करना होता है, आप फिगर मार्जिंग कर सकते हैं, पेज भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कम पेज में मत लिखिए। बहुत स्टूडेंट कंजूसी करते हैं, आपको 38 पेज 36 पेज का कॉपी क्यों दिया जाता है, एग्जामिनर आपको 36 पेज का कॉपी क्यों दिया है कि आप 10 पेज में ही लिख के आइए, ऐसा तो नहीं ना है, तो आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, तो 5 पेज में कम से कम आपको आंसर लिखना होता है 50 नंबर के क्वेश्चन में। अब देखिए इससे पहले तो पूछा था, और इसका ट्रेंड है कि एक साल जो क्वेश्चन पूछ देता है अगले साल उस चैप्टर से क्वेश्चन, उस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे इस साल अगर प्लेट विवर्तनिक पूछा है तो अगले साल डेविस पेंक पूछा है, अगर इस साल डेविस पेंक पूछा है तो अगले साल क्या करेगा, आपको कास्ट स्थलाकृति पूछेगा। किसी साल कास्ट स्थलाकृति पूछा है तो उसके बाद आपको पूछ देगा पूर्ण यौवन या फिर बहुचक्रीय स्थलाकृति। इस तरह से ट्रेंड चेंज करते रहता है। और पूछता था कि जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो 66वीं से पहले क्या करता था, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया 50 नंबर का, कोई एक दे देगा डेविस या पेंक या फिर डेविस पेंक का तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आपको 25-25 नंबर का देता है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में बांट के देता है।
तो आप या तो 50 नंबर का एक क्वेश्चन लिखिए या फिर पार्ट दूसरा क्वेश्चन का ए और बी 25-25 नंबर का लिखिए। लेकिन 25-25 का दोनों लिखने में नुकसान होता था, एक ही क्वेश्चन को 50 नंबर लिखने पे फायदा होता था। लेकिन इस बार क्या किया 66वीं में, ये सिस्टम ही हटा दिया, सारा क्वेश्चन आपको पूछ दिया 25-25 मार्क का। अब लड़का को क्या किया था, इंस्टीट्यूट वाला रटाया था, ठीक है, डेविस प्रेंग का सिद्धांत का संकल्पना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत संकल्पना 500 वर्ड में लड़का को रटा दिया, ठीक है। अब एग्जाम में गया तो उसको नंबर कितना नंबर का लिखने के लिए दे दिया, 25 नंबर का। अब आप बताइए कि 25 नंबर क्वेश्चन के लिए वो रट के तो गया है 50 नंबर के लिए, और यहाँ एग्जाम में ट्रेंड चेंज क्या किया, 25 नंबर का दिया। तब इस चीज को तो समझा नहीं था कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, इसके संरचना में क्या इस चीज का योगदान है, किस प्रकार से प्लेट बना है। तो उसको प्रॉब्लम हुआ, वो क्या किया कि कुछ पॉइंट को लिखा और कुछ पॉइंट को छोड़ दिया। अब उसको वहां पे ये नहीं पता था कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको छोड़े, कौन सा ज्यादा जरूरी है जिसको कि लिखे। लेकिन आप समझ जाते हैं तो आपको क्या है, कभी भी किसी भी चीज को आप बढ़ा सकते हैं, कभी भी किसी चीज को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि आपको चीजें समझा दें, क्वेश्चन को, जैसे प्लेट विवर्तनिक क्या है, इस सिद्धांत को ही हम पूरा समझा देंगे कि किस व्यक्ति ने बोला, क्यों यह सिद्धांत है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसा है कि बहुत सारा चीज आप समझिएगा तो आपको लगेगा कि ये चीज है क्या, लेकिन कल्पना करना है, ठीक है। आपको कल्पना करना है कि ठीक है, बोला था कि प्लेट का संरचना इस प्रकार का है, हैरी और हेस दिया था प्लेट संकल्पना, ठीक है, उसका विचार है इस तरह से, उसको समझ के आपको वहां पे लिखना होगा। संरचना किस प्रकार है, किस प्रकार से प्लेट मूव करता है, संरचनात्मक प्लेट कैसा है, संरक्षी प्लेट कैसा है, विनाशात्मक प्लेट कैसा है, ये सब भूकंप कैसे आते हैं, आपको हिमालय का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है, दो प्लेट के टकराने से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये सब इंटरेस्टिंग बताएंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चन भी हम डील करते चल जाएंगे, कोशिश करेंगे कि टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन दे उसका थोड़ा सा रिव्यू उसके पहले आपको बता दें कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे लिखना है, किस तरह से इसका इमेज बनाना है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और इन चीज़ों को आप एग्जाम में अप्लाई करिएगा। नंबर आता है, ये धारणा गलत है कि नंबर हिंदी माध्यम को नहीं, ज्योग्राफी में लैंग्वेज से ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जो चीज़ आप हिंदी में लिखिएगा वही इंग्लिश माध्यम वाला भी इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझिए, सिलेबस प्रिंट आउट कराइए, साइट पे जाइए बीपीएससी के, या फिर हम सिलेबस को दे देंगे सर को, सिलेबस डाल देंगे सर, आप लोग सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए। क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन भी 102 दिन में हम तैयार कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड एनालिसिस है, किस प्रकार से पूछ रहा है, और इस बार कौन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आंसर राइटिंग के माध्यम से तैयार भी करवा देंगे, एकदम एग्जैक्ट जो कि आएगा ही, और उसको किस तरह से लिखना है ये भी आपको समझा देंगे। जैसे ये देखिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, डेविस और पेंग की संकल्पना, ये आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। और इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये इस बार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको अपर्दन चक्र के संबंध में डेविस और पेंग की सिद्धांत की तुलनात्मक विश्लेषण। अब देखिए, जब भी दोनों का तुलना करने के लिए देगा तो हमेशा ये 50 नंबर का देगा, ये चीज आप जान जाइएगा, ठीक। तुलना करने के लिए जब भी ये देगा तो आपको 50 नंबर का देगा। अगर 25 नंबर का पूछना होगा तो किसी एक का सिद्धांत पूछेगा, या तो डेविस पूछेगा या तो पेंग पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि पहला दिन जो आपको क्वेश्चन दे तो कोशिश करेंगे कि यही, क्योंकि सबसे पहले जो आपको सिलेबस है, कहाँ पे होगा सर पीडीएफ, ये देखिए आपका सिलेबस है, ठीक है, ज्योग्राफी का ये सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट ए है आपका, जिसमें कि आपको भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। अब इसमें देखिए भूआकृति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये जो सेक्शन है ना दोस्तों, ये जो सेक्शन है इसमें से आपको 50, जैसे भूआकृति विज्ञान है ना, तो इस भू आकृति विज्ञान में से ही आपको 50 नंबर पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आपको पूछेगा। तो आपको इसमें क्या क्या कर लेना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बहुत समय से नहीं पूछ रहा है, पूछेगा भी नहीं, ठीक है, गारंटी के साथ बोलते हैं नहीं पूछेगा। आपको क्या करना है, प्लेट विवर्तनिक 66वीं में पूछ दिया है,
पूछ दिया है तो इसको काट दीजिए, ठीक है। बाद में समय बचेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका हमेशा लगातार पूछते आ रहा है डेविस पेंग का संकल्पना पूछते आ रहा है, तो डेविस पेंग का संकल्पना पूछ सकता है इस बार। या फिर क्या पूछेगा तो उसका फेवरेट बीपीएससी का काष्ठ भूस्थलाकृति है, उसके बाद बहुचक्रीय भूस्थलाकृति या पूर्ण यौवन। मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ना होगा और आपका 50 नंबर कंफर्म हो जाता है। ज्योग्राफी में आप 50 नंबर का तैयारी कर लिए। 3 क्वेश्चन में क्या है तो डेविस पेंग की संकल्पना, काष्ठ स्थलाकृति, पूर्ण यौवन और बहुचक्रीय स्थलाकृति। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ये आपको भूआकृति विज्ञान में, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। 50 नंबर हो गया। अब 50 नंबर और हम आपको बता देते हैं थॉट से हो गया। थॉट में आपको क्या पढ़ना है तो नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति। ये 4 टॉपिक पढ़ लिए, 4 3 7 टॉपिक पढ़ लिए, आपका 100 नंबर तैयार। मतलब 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपका कितना 100 मार्क्स तैयार हो जाता है, ठीक है। और वो 7 क्वेश्चन हम आपको देंगे, गारंटी के साथ देंगे, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको समझा देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे, जिस तरह से फॉर्मेटिंग बताएंगे उस तरह से फॉर्मेटिंग कीजिएगा। पेज में कंजूसी मत करिएगा। 25 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी, ऑप्शनल ज्योग्राफी में इसी तरह का है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा 50 नंबर का, या फिर जैसे पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का पूछ सकता है, या फिर इसी को कर देगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको ए और बी में कर देगा, 25-25 मार्क्स का कर देगा। तो जैसे ही पूछेगा हम दोनों फॉर्मेट में आपको बता देंगे। आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर 50 नंबर पूछता है तो 5 पेज, अगर 25 नंबर पूछता है तो 250 वर्ड, मतलब 2.5 से 3 पेज आपको आंसर लिखना होगा। पेज में कंजूसी मत करिएगा। बहुत सारे हम लोग प्रोफेसर हैं, जैसे आरबी सिंह काफ़ी फेमस टीचर है, उनसे हम लोग पढ़े हुए हैं, और उन लोग का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉपी मिलने के बाद पहले वो लोग पेज गिनते हैं, ठीक है, 3 पेज 4 पेज गिन लेते हैं। तो लोग के दिमाग में है कि 4 पेज लड़का लिखा है, मतलब इसको 15 नंबर से प्लस देना है। उसके बाद ही लोग कंटेंट को पढ़ते हैं, कंटेंट अच्छा लगा तो 2 4 5 10 नंबर बढ़ा के देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ पर्सनल अनुभव है, हम खुद पीजी किए हुए हैं। यहाँ तक कि हम जहाँ से 10th तक तो सब लोग पढ़ता है, 11th भी किए हैं ज्योग्राफी से, उसके बाद पीजी भी ज्योग्राफी से किए हैं। तो हमको कभी इसका क्लास करने का जरूरी नहीं पड़ा। हम सीधा जब आए थे बीपीएससी का तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स दिया हुआ, तो हम सिलेबस उठा के देखे। हमको पता था कि हम जब 1600 नंबर का इसका पढ़ के, हम कभी गेस्ट पेपर पढ़े ही नहीं है। गेस्ट पेपर हम पढ़ते ही नहीं थे, दोस्त लोग देता था तब फाड़ के फेंक देते थे। हम अपना नोट्स बनाते थे हमेशा। तो हमको पता था कि हम जब 1600 नंबर पढ़े हैं तो 300 नंबर मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो लगभग 200 नंबर आराम से हमको आ जाता है। और हम अभी भी एग्जाम देते हैं तो हमको पता होता है, अभी भी देंगे तो आएगा, उतना नहीं आएगा तो कॉपी चैलेंज करके निकाल लेंगे। क्योंकि चीज़ें गलती कम करते हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत कम गलती करते हैं। और उन्हीं टीचर से पढ़े हैं जो कि आज बोर्ड में रहते हैं, बोर्ड मेंबर में बीपीएससी के हैं। वो लोग कॉपी भी चेक करते हैं तो उनको भी लगता है कि ये लड़का हमसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उन्हीं के स्टाइल में नोट्स लिखते हैं, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ जो भी ज्ञान सब है उन्हीं लोग का दिया हुआ है, जिसको कि यूज़ करते हैं, नंबर अच्छा आता है। तो ज़्यादा आप लोग जो पुटिया छोटा मोटा ये सब नोट्स वोट्स के चक्कर में बाजार में मत भटकिएगा। जैसे बताएंगे आंसर राइटिंग, ये सर के माध्यम से, सर से जुड़े, सर से बात किए, हमको अच्छा भी नहीं लगा। मार्केट में काफ़ी महंगे महंगे कोर्स निकाले गए हैं और वो लोग कंप्लीट करा नहीं पाएंगे। कोई भी कोचिंग हो इतना जल्दी आपको पढ़ा के ख़त्म नहीं कर सकता। पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको कितना भी जल्दी, कितना भी इंटेलिजेंट टीचर पढ़ाएगा तो 6 मंथ से पहले ख़त्म होने वाला नहीं है। 1 मंथ में तो कभी भी होगा नहीं। आप 24 घंटा पढ़ेंगे फिर भी नहीं होगा। आपको ये आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ के ख़त्म करना होगा। ये हम पूरा आपको जो सिलेबस है ये डाल देंगे आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप, जो भी लिंक है आप देख लीजिएगा, उसमें वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो आप लोग आंसर राइटिंग में जुड़िए, क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग लिखेंगे। इसी प्रकार सारा इसका सेक्शन बटा हुआ है। समय थोड़ा सा अभाव है इसलिए। अच्छा, कुछ नोट्स है जो कि हम दिखा देते हैं, आप लोग को थोड़ा सा संतुष्टि भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बाजार का मार्केटिंग है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि हम एमबीबीएस है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेगा तो उसके पास मरीज जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स भी देख लीजिए आप लोग किस तरह से बनाना है।
जैसे देखिए हम आप लोग को बताएं ना, डेविस इस बार इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। डेविस जो है इंपॉर्टेंट है, डेविस और पैंक, ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो 25 नंबर का पूछेगा तो केवल डेविस का संकल्पना पूछेगा। तो डेविस का संकल्पना जो है इस तरह से, देखिए हम इस तरह से नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले जो होता है कोट करना, किसी भी चीज़ को आप अगर कोट करते हैं ना, तो वो सर सिखाए थे हम लोग को कि आप किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक मतलब प्रूफ करना, मतलब कि भौगोलिक चक्र की संकल्पना इस प्रकार से है। तो डेविस भी बोला तो डेविस किस आधार पे बोला, ठीक है, उस चीज़ को आपको पहले ही कोट कर देना है। और ये बुक जब आप पढ़ते हैं तो ये जो कोटेशन होता है ये बीच में दिया होता है, ठीक है, जिसके वजह से जब नया स्टूडेंट बुक को पढ़ता है तो ऊपर से इंट्रोडक्शन केवल लेके और डाल देता है, और मेन चीज़ को वो लोग बीच में लिखता है, ठीक है, बीच में लिखता है। लेकिन आपको क्या है, आप सिविल सेवा के स्टूडेंट हैं तो आपको चीज़ों को बीच से निकालना होता है किताब से, यही चीज़ें सीखनी होती हैं। आपको उस चीज़ को निकाल के ऊपर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी पढ़े। वो लोग को इतना अनुभव होता है कि वो लोग 3 से 4 लाइन पढ़ के पकड़ लेता है कि इसके पास कितना अनुभव है। तो आप कोट करिए किसी भी चीज़ को। देखिए जैसे यहाँ पे हम कोट किए हुए, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक ऊंचा भूभाग अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। WM डेविस यहाँ पे कोट कर दिए इस चीज़ों को, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोट करना होगा चीज़ों को। अब देखिए इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, ठीक है, कि आप जब तक इमेज नहीं दिखाते हैं, जैसे देखिए कुछ नहीं है डेविस पैंक की संकल्पना ने, आपको केवल ये फिगर समझना होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा अभी क्या बनाया हुआ है, ये आपको मैथ का लग रहा होगा कि ग्राफ है, ठीक है, बस डेविस का सिद्धांत इसी ग्राफ पे है। ये ग्राफ आप समझ जाएंगे, आप पूरे चीज़ों को लिख देंगे। हम कुछ करते नहीं, कभी इस चीज़ को रटते नहीं, आपको लगता होगा रटना होगा। हम क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं डेविस या पैंक का सिद्धांत आया, क्वेश्चन पेपर होता है, उस पर कुछ स्पेस होता है, उस पर ये फिगर बना लेते हैं। बस इस फिगर के आधार पर ही हम सारा चीज़ अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। आप भी उतने भर हो जाएंगे कि आप उस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है। हम चीज़ों को समझा देंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बनाइएगा। और एग्जामिनर को पता है वो पूरा कॉपी नहीं पढ़ता है आपका। जब डेविस पैंक की संकल्पना लिखेगा वो आपका कॉपी पढ़ेगा ही नहीं। वो लोग इतना अनुभवी होते हैं, इतने अनुभवी होते हैं कि वो लोग आपका कंटेंट नहीं पढ़ते हैं कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका फिगर है ना, बस इस फिगर को देख के वो समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, ठीक है। इस फिगर को देख के वो समझ जाएंगे, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस फिगर को गलत बना देंगे, सही बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। ये ऊपरी वक्र क्या होता है, ये निचली वक्र क्या होता है, कोई जो समझा नहीं है, रटा है, तो उसको लगेगा कि क्या दोनों तो एक ही चीज़ है, इसको ऊपर लिख देगा, इसको नीचे लिखेगा। एग्जामिनर समझ गया, मैथ का जैसा नंबर इसमें देता है, इसी वजह से इसी फिगर से समझ जाता है। इस फिगर को देखने में कितना समय, 30-40 सेकंड का समय लगता है। उन लोग को देख के वो समझ जाते हैं। आपका 50 नंबर है, अगर ये फिगर आप गलत बना दिए हैं, आप कितना भी सुंदर ऊपर लिखे हुए कंटेंट पढ़ेगा नहीं, उसको पता है कि रट लिया होगा कहीं से, फिगरे जब गलत बता दिया तो क्या बताएगा, ये नंबर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर कंटेंट में अगर खराब भी लिखते हैं बट फिगर को अगर सही बनाए हुए हैं तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी में नंबर अच्छा उठता है। अब इसी प्रकार से आपको चक्रवात होगा, आपको वाताग्र होगा, ये सब चीज़ें आती है, उसमें भी सारा फिगर का खेल है ज्योग्राफी पे। फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी नंबर उठता है फिजिकल ज्योग्राफी में ही ज़्यादा नंबर उठता है। मेरा ही नोट से एक दोस्त इस बार 66वीं में दिया है, उसका सप्लाई इंस्पेक्टर में हो गया। डेविस पैंक का नोट्स लिखा था 50 नंबर में, उसको 65वीं का कॉपी मंगाया था, वो हमको दिखा भी रहा था कि देखो उसको 50 नंबर में 37 नंबर दिया था, ठीक है। इतना नंबर देता नहीं है किसी में, 37 नंबर उसका था, ठीक। तो इस तरह से आपको नंबर, हम तो कॉपी मंगाए नहीं, हमको पहले लगता था कि 2000 या इतना पैसा लगता होगा, तो पैसा वैसा का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से कॉपी वॉपी मंगाए नहीं। और अब अफसोस लगता है, फिर सोचता है कि छोड़ो नंबर तो आ ही जाता है, काहे के लिए कॉपी मंगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। हम सारे चीज़ को समझा देंगे, नोट्स भी देंगे। आप डाउट होगा, नंबर है ही सर को कॉल कीजिएगा, जो भी डाउट होगा हम बता देंगे। सारा आंसर राइटिंग जो ज्योग्राफी का होगा वो हम ही सारा कॉपी चेक करेंगे, आप लोग जो करिएगा वहाँ पे क्या गलती है उन चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और प्लीज़ क्लास मत ही पकड़िए, इससे सजेशन है, हमको बहुत ज़्यादा कोई इससे लाभ नहीं होने वाला है और ना ही हम किसी लाभ के लिए कर रहे हैं। मेरा मेनली है कि स्टूडेंट लोग को जो अभी लूटा जा रहा है ज्योग्राफी, सबसे पहले बोल देते हैं, हो सकता है पता नहीं, आलोक रंजन का नोट्स मत पढ़िए आप लोग, कभी नहीं होगा। मेरा दोस्त था 66वीं में दिया एग्जाम, आलोक रंजन के पास, उसको बहुत घमंड था। हम बोले भी कि भाई नोट्स चाहिए, नहीं चाहिए नोट्स, हम आलोक रंजन एग्जाम दे के आया, 110 गो नंबर आया है उसको। अब खोजते रहता है हमको, हम देते ही नहीं नोट्स, जाओ तुम खोजते रहो, नंबर बदल दिए, फोन ही नहीं उठाता है। तो सब गलती मत कीजिए। रीजन है कि यहाँ पे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन बिहार से पूछेगा,
आलोक रंजन के नोट्स में बिहार का एक भी कंटेंट कहीं डाला हुआ नहीं है। हर चीज़ को कोरिलेट करना, और डेविस पेंग का सिद्धांत देखिएगा ना, आपको समझ ही में नहीं आएगा। रीजन है कि लड़का को उलझाने की वजह से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट थोड़ा सा डर के रहता है। रीजन है इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा ना तो उसको लगेगा कि बहुत अच्छा है कंटेंट को। टीचर को अधिकतर यही करता है, पटना में हो या दिल्ली में हो, स्टूडेंट को बरगलाना होता है, इंग्लिश में बकना शुरू कर देगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट डर जाएगा। हम इसी से कहीं कोचिंग वोचिंग गए ही नहीं है क्लास करना, हमको पता है बैठेंगे टीचर से बहस होगा, क्योंकि वो बोलेगा हम सीधा कहेंगे हम डरते नहीं, ठीक हमारा मातृभाषा हिंदी, हम क्यों डरेंगे। जिस चीज़ को हम नहीं समझ रहे खुलेआम बोलेंगे कि सर हम नहीं समझ रहे, पूछेंगे उस चीज़ को। आप अगर इंग्लिश में उस चीज़ को समझ रहे हैं तो हिंदी में हमको समझाइए, नहीं समझ रहे हैं हिंदी का टीचर रखिए, नहीं रख रहे हैं तो क्यों हिंदी माध्यम के स्टूडेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं। हिंदी माध्यम का भी स्टूडेंट डर जाता है, पूछता ही नहीं है, लगता है कि मेरा इंसल्ट हो जाएगा। हम पूछेंगे क्यों इंसल्ट होगा, आप अपने से करिए। इसलिए हम अपने से सेल्फ स्टडी किए हैं और इतना और कर लिए कि आराम से नंबर, हम कहीं क्लास भी नहीं करते, हमको पता है क्लास करेंगे टीचर से झंझट होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए ग्राफ प्रदर्शन करके, इसे देखिए ग्राफ के आधार पर सारे चीज़ें को हम लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से लिखना होता है जिस तरह से मैथ होता है। और देखिए तुलनात्मक अध्ययन आपको दिखाते हैं किस तरह से तुलनात्मक आलोचना करना भी जरूरी है। डेविस का किसी भी सिद्धांत का जो दिया होता है तो उसका आलोचना भी लिखना होता है, आलोचना उसका कीजिए, पॉइंट वाइज डालिए आलोचना में। उसके बाद देखिए तुलनात्मक अध्ययन दिखाते हैं डेविस पेंग का। ये जो है पेंग की संकल्पना है, जिस प्रकार डेविस का दिखाए थे आपको उसी प्रकार पेंग का संकल्पना है। ये मॉडल दिखा रहे हैं आपको किस तरह से आपको तैयार करना रहता है। इसमें भी देखिए उसी प्रकार से फिगर बनाए ना, फिगर में चेंजिंग है डेविस पेंग का। अब दोनों को तुलना करना है तो दोनों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना है, ठीक है। दोनों का तुलना जब करना है तो थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना है। स्पेस दे देना है, इधर डेविस का फिगर दिखा देना है, इधर पेंग का फिगर दिखा देना है। एग्जामिनर को पहले ही पता चल गया कि अच्छा ये डेविस का ग्राफ है, ये पेंग का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जब आप एक ही बार दोनों का अलग अलग दिखा देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है, और दोनों ग्राफ देख के वो समझ जाता है और आपको नंबर दे देगा। बहुत ज़्यादा माथा पीछी करने का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। अब देखिए डेविस एवं पेंग के विचार का तुलना है, जैसे बताए थे आपको तुलनात्मक में। देखिए तुलना करने में हम सारी चीज़ों का तुलना कर दिए, ठीक है। हर एक विचार का, एक एक विचार का तुलना किए, जैसे संरचना संबंधी विचार का तुलना, प्रक्रम संबंधी, अवस्था संबंधी, स्थलाकृति, मतलब जितना भी चीज़ है दोनों के सिद्धांत में हर एक चीज़ को तुलना किए, एक भी चीज़ को छोड़े नहीं है। देखिए इधर डेविस है, इधर पेंग है, दोनों का तुलना किए। लेकिन स्टूडेंट हम बहुत सारा कोचिंग का भी नोट्स देखे हैं, वो लोग क्या करता है, डेविस का पूरा सिद्धांत लिख देता है, उसके बाद नीचे से पेंग का, तो कहाँ तुलना हुआ। आप तो दोनों व्यक्ति को अलग अलग करके पूछ लिया तो तुलना हुआ क्या। तुलना का मतलब कि दोनों को आमने सामने किए तब ना तुलना हुआ। कि अच्छा किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई आपका मित्र है तो उसके बारे में आपको राय जानना, तो दो व्यक्ति को उसके सामने करिएगा तब ना कि हाँ ये इसके बारे में ये बोला, ये बोला, तब तुलना हो गया। तो ऐसे ही अपर्दन चक्र एक एस्पेक्ट है, उसके बारे में दो व्यक्ति है, दोनों का अलग अलग विचार है, तो दोनों को आमने सामने करेंगे और उसके बाद तुलना करेंगे कि दोनों क्या बोला है, तब इससे एग्जामिनर भी समझ जाता है कि नहीं। और इस तरह से बुक में नहीं किया हुआ है, किसी भी बुक में नहीं है। हम जिस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं किसी बुक में नहीं है। आपको जो बुक मिले उठा कर पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। हम चीज़ों को समझ के अपने अनुसार उसको फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। देखिए दोनों फिगर को एक जगह किए ना हम, दोनों फिगर एक जगह, एग्जामिनर को एकदम जरा सा भी तनाव नहीं होता है कॉपी चेक करने में। वो दोनों फिगर देख के ही समझ जाएगा कि लड़का चीज़ को समझ रहा है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। अब दोनों फिगर को हम जब डिटेल करेंगे आपको आंसर राइटिंग में देंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, जो भी सोर्स है आपके पास, जो भी बुक है, उसके बाद हम इन चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है, हम तो दो दो बार दिए हैं, इस बार भी देंगे ही, तो हम तो तैयार करते ही रहते हैं। उसमें से आपको जितना हो सकता है सहयोग कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर थोड़ा सा उसमें समय देना है हमको, तो उसको तैयार करके आप लोग से मिलते हैं। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे और ये सिलेबस तो अभी डाल ही देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए आप लोग आंसर राइटिंग के प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और उत्तम सर खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर नहीं समझते तो बुलाते भी नहीं हमको। ऐसे भी कहीं जाते हैं कोचिंग वोचिंग में तो लोग बोलता है कि नोट्स दे दीजिए ना, आप पैसा ले लीजिए। हम नहीं देते हैं नोट्स, क्या के लिए नोट्स देंगे।
तो फिर मिलते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिएगा, सर से बाकी डिटेल ले लीजिएगा। और फिर मिलते हैं। आंसर राइटिंग आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखिए, फिर क्वेश्चन चेक करके फिर क्लास में आएंगे, आप लोग को रिव्यू बताएंगे कैसा आप लोग लिख रहे हैं, कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। पहले तो गलती देखें आप लोग कि कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।